आप यहाँ देख रहे हैं टीजीटी टीएलटी जीआईसी। हम लोगों ने पिछली क्लास में 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इंडियन काउंसिल एक्ट, वहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था। तो 1861 का जो चार्टर है, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहीं से उत्तरदायी प्रशासन की शुरुआत होती है, जो बात आपको बताया गया। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो टोटल सदस्यों की संख्या है तो वह 6 से लेकर के और 10 तक थी। 6 से लेकर के 10 तक थी। तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि अगला जो चार्टर आएगा वो 1892 का है। लेकिन 1892 के चार्टर पे जाने से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 1878 में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, जिससे यह कहते हैं कि भारतीय संविधान के विकास में एक काला दिवस के रूप में जाना जाता है। किस रूप में काला दिवस था? यहाँ से विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको यहाँ पे बाधित किया गया, और इसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक। यहाँ पर पहली बार जो है प्रेस सेंसरशिप लगाई गई, प्रेस सेंसरशिप लगाई गई, ठीक। तो यह है कहीं कहीं प्रेस के सेंसरशिप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे प्रेस सेंसरशिप हम लोग कह रहे हैं। और इसमें क्या हुआ था कि भारतीय भाषाओं में जितने भी पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर आदि पब्लिश होते वह सब जो है प्रतिबंधित कर दिए गए, और बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के किसी भी प्रकार के किसी न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता था। यह है जिस समय लाया गया उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन, लिटन साहब बड़े तानाशाह किस्म के थे। तो ऑब्वियसली जो एक्ट लाया गया जिसको उन्होंने लागू किया यहाँ पर, वह भी उसी तरीके था कि एक तानाशाही रवैया था जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की तरफ अगर हम बात करें तो काले धब्बे के रूप में जाना जाता था। और जो संघर्ष भारतीयों का उस समय तक शुरू हो रहा था वह भी कहीं न कहीं दबाने का प्रयास किया गया। तो 1857 के बाद जो भारतीयों में एकता पनप चुकी थी, और उस एकता का अगर हम देखें मूल आधार कहाँ था, कहीं कहीं लोगों में यह ज्ञान आने लगा था कि हम भी अंग्रेजी जान रहे हैं, हम भी यहाँ के समाज को समझ रहे हैं, और उन तमाम चीज़ों के मध्य में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग हिंदू मुस्लिम तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक साथ आ रहे थे, एक मंच पर आ रहे थे। और यही इसका मूल उद्देश्य था कि भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, भारत की जो राजनीतिक एकता है, उसको भंग करना, ठीक। तो यहाँ पर लॉर्ड लिटन साहब ने एक तानाशाही रवैया बरतते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कराया। इस प्रेस एक्ट के माध्यम से सीधी सी बात थी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, जो आज अनुच्छेद 19(1)(a) में देखते हैं आप, उसको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। अर्थात भारत की भाषा में, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो या कोई और अन्य क्षेत्रीय भाषाएं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई पब्लिकेशन नहीं किया जा सकता, ठीक। अब इसके बाद 1882 में अगर हम देखें तो 1882 में आते हैं लॉर्ड रिपन साहब, लॉर्ड रिपन, ठीक। लॉर्ड रिपन उदारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, और इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में देखा जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में देखा जाता है। कारण क्या था? हमने कहा कि जहां एक तरफ लॉर्ड लिटन साहब जो है बड़े ही तानाशाही रवैये के थे, उनका अप्रोच उस तरीके था, लॉर्ड रिपन जस्ट उनके अपोजिट थे, या बड़े उदारवादी थे, और इनका सीधा सा मकसद था कि अगर हमें भारत में शासन करना है तो
भारतीयों को जब तक हम मिलाएंगे नहीं, भारतीयों को जब तक ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं देंगे, शासन में उनकी भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक जो है हम भारत पर शासन नहीं कर सकते। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया जाता है लॉर्ड रिपन साहब के द्वारा, और इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये तो बात यहाँ हो गई। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, यहां पर इसकी शुरुआत होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, यह वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, ये वही थी। तब यह राजनीतिक दल के रूप में नहीं थी, बल्कि यह कह सकते हैं कि एक दबाव समूह या एक प्रेशर ग्रुप के रूप में थी, जिसके संस्थापक माने जाते हैं सर ए ओ ह्यूम। यह इसके संस्थापक माने जाते हैं। और जो इसके पहले अध्यक्ष होते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इसका पहला अधिवेशन कहाँ पे होता है? बॉम्बे में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब होते हैं। यह 1885 के कांग्रेस की बात रही, यह डेवलपमेंट हो रहा है। इसके बाद तब हम देखते हैं कि जब ये सारी चीजें हो गई तो भारत में अगला चार्टर आता है, जिसे हम कहते हैं 1892 का चार्टर। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो अगर हम भारत परिषद अधिनियम को देख रहे हैं तो इस परिषद अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में क्या शुरू होता है? निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। ठीक, यह पहली चीज जिसको हम लोग देख रहे हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अच्छा इस निर्वाचन प्रणाली के पहले मतलब समझिए। पहली बार भारत में स्थानीय स्तर पर निर्वाचन शुरू किया जाता है। तो एक तरीके से कहते हैं कि वह निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। लेकिन मामला होता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करें, निर्वाचन प्रणाली की बात करते हैं, तो शुरुआत इसके सबसे पहले कहाँ मानी जाती है? इसी एक्ट के माध्यम से। और यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो यह क्वेश्चन जब पूछा गया तो बहुत सारे लोगों ने 1861 का अधिनियम लगाया था, बहुत सारे लोग 1919 लगा रहे थे, 1935 लगा रहे थे। 1892 बहुत कम लोगों ने लगाया था। लेकिन सही आंसर इसका यह है, अच्छा वो है भी, क्योंकि वास्तव में वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं पूछा गया था, सीधा सा पूछा गया था निर्वाचन की शुरुआत कब हुई। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अगला मामला उठता है, इसकी शुरुआत कब की गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो यह कह रहा है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वह न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। ठीक, तो आपने 1861 में जहां देखा कि संख्या कितनी है, 6 से 10, यहाँ पे कितना कर दिया गया? 6 को बढ़ा करके 10 कर दिया गया, और जो 12 था उसको बढ़ा करके 16 कर दिया गया। ठीक, तो 10 से 16 के मध्य में कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे वह है केंद्रीय विधानमंडल में निर्वाचित हुए। कहां पर? केंद्रीय विधानमंडल। अच्छा, यहाँ पे दिया भी है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। तो गवर्नर जनरल जब हम कहते हैं तो वास्तव में केंद्र की ही बात होती है, केंद्रीय कार्यकारी परिषद। ठीक, यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग अगला देखते हैं तो
यहां पर कह रहा है तीसरा पॉइंट, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने एवं बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान किया गया। चर्चा करने का अधिकार प्रदान किया गया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ठीक, इसके बाद जो लॉर्ड रिपन साहब ने स्थानीय स्वशासन की नींव रखी थी, उसकी शुरुआत यहाँ पर वह भी होती है। तो अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक, तो लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अनुपूरक प्रश्न, जैसे इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहा जाता है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, अनुपूरक प्रश्न वह होते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा गया मेन क्वेश्चन, उससे संबंधित जो अन्य रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके विषय में बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए ये सारी बातें थी। और साथ ही साथ जो अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको भी देख सकते हैं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय जैसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भी नियुक्ति दी गई थी। क्या नाम था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो एक भारतीय के रूप में वह पहले व्यक्ति थे जिनके वायसराय या गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में नियुक्ति की गई। ठीक, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारत में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा था, जो यहाँ की राजनीति में वास्तव में हो रहा था। रीजन क्या था उसका? रीजन ये था कि हम देखते हैं जो पहली इंपॉर्टेंट घटना होती है 1905 में होती है, जब लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। लॉर्ड कर्जन, ठीक, ये भारत के गवर्नर जनरल हैं। और लॉर्ड कर्जन साहब की खास बात ये थी कि बड़े सात्विक किस्म के गवर्नर जनरल थे, बहुत श्रूड, बहुत कनिंग माने जाते थे। और यह आए और इन्होंने आते ही जो पॉलिसी आप सुनते हैं जैसे डिवाइड एंड रूल कहते हैं, बांटो और राज करो, फूट डालो और राज्य करो, तो वह आते हैं। और उनके समय में जो पहली चीज होती है 1905 में यह बंगाल का विभाजन होता है। बंगाल का विभाजन, यह घटना होती है। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ वह कैसे था? तो कहते हैं कि एक तरफ जो है पूर्वी बंगाल, आप जानते हैं कि यह जो पूर्वी बंगाल है इसकी राजधानी क्या है? ढाका बनाई गई उसमें, और आज यह बांग्लादेश की राजधानी है। और कभी यह पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी थी, अर्थात कभी यह पूर्वी बंगाल जो है बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना और आज बांग्लादेश बना। ठीक, तो उसकी राजधानी ढाका बनाई गई और यह मुसलमानों का एरिया माना गया था। ठीक है ना, कारण कि जो यह विभाजन हुआ बंगाल का, यह धर्म के नाम पर हुआ था। जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था बंगाल का वह पूर्वी बंगाल कहा गया, उसकी राजधानी ढाका बनाई गई। और जो हिंदू बाहुल्य एरिया था उसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। और वह जो है भारत में, वर्तमान भारत में आज भी है। ठीक, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल, यहाँ पर यह क्लियर हुआ मैटर क्या था। और यह जो है सांप्रदायिक विभाजन था, सांप्रदायिक विभाजन। ठीक, अब इसके बाद अगला जो मैटर होता है, जब बंगाल का विभाजन हुआ और यह पहला राज्य था जिसे धर्म के आधार पर भारत में बनाया गया, तो दूसरी प्रमुख घटना यही 1906 में हो जाती है। क्या थी? मुस्लिम लीग का गठन। आप देख रहे थे, अभी पढ़ाया हूं आपको कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म जो है यह 1885 में होता है। ठीक, तो 1885 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत में
हुआ उसका उसके लिए एक अलग से राजनीतिक दल का गठन किया गया और जिसे क्या कहा गया, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। ठीक, बहुत सारे अंग्रेज ये कहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें तो मुसलमान न के बराबर हैं, वह हिंदुओं की पार्टी है। इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला करके, दुष्प्रचार करके और मुसलमानों के लिए यहाँ पर एक अलग पार्टी बनाई गई बाकायदा साजिश के तहत। और यह पार्टी बनाई गई तो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, या फिर वही पूर्वी बंगाल, क्योंकि एक राज्य ऑलरेडी उनका बन चुका था धर्म के नाम पर। जनसंख्या का विभाजन हुआ, राज्य का विभाजन हुआ, तो मुस्लिम लीग जब पार्टी बन गई तो यहां से भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की भी शुरुआत होती है। और वह सांप्रदायिकता जिसका राजनीतिकरण किया गया, जिसका पॉलिटिसाइजेशन किया गया, ठीक है ना, तो इसकी शुरुआत होती है। अभी यही मामला नहीं रुका। देखिए भारत को कैसे कैसे कमजोर किया जा रहा। बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम एकता को बाधित किया गया। 1906 में हिंदू मुस्लिम एकता को और ज्यादा जो है बाधित किया गया, ताकि कहीं कोई संभावना ही न रह जाए। उनके लिए अलग पॉलिटिकल पार्टी का गठन हो गया, तमाम तरीके चीजें अपनाई गई उसमें। और तीसरी बात जो है यहाँ 1907 में अगर हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक, जिसका सूरत अधिवेशन, कहां पर, सूरत अधिवेशन। यह जो सूरत में अधिवेशन होता है, यहाँ पर आप देखिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दो टुकड़ों में बढ़ गई। एक नरम दल, अगर हम नरम दल के नेताओं को देखते हैं तो उसमें मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इस तरीके के तमाम लोग थे। गरम दल की बात करते हैं, जो दूसरा ग्रुप है इसका गरम दल, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, यह तीनों लोग उस कैटेगरी में आते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो यह गरम दल के थे तीनों। इसलिए इन्हें क्या नाम एक शॉर्ट में दिया गया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, पाल उधर से जुड़ गया। तो ये गरम दल के हैं। गरम दल वाले क्या कहते थे, आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इससे लेकर रहेंगे। आजादी की जगह पे उन्होंने स्वराज कहा था। क्या कहा था, स्वराज। तिलक ने कहा ना, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है ना, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा। तो यह जो लाइनें आपको बताई जा रही थी नरम और गरम दल की, सारी बातें कब आती हैं, जब हमने कहा कि एक सांप्रदायिक माहौल की शुरुआत होती है। और उसकी शुरुआत कहां से होती है, 1905 के बंगाल विभाजन से। यह पहला विभाजन था जो धर्म के नाम पर भारत में हुआ था। एक राज्य गठन किया गया, जनसंख्या का निर्धारण किया गया कि मुसलमान है तो उस साइड रहे पूर्वी बंगाल में, और हिंदू है तो पश्चिमी बंगाल में रहे। राजधानियां अलग बन गई, उधर ढाका इधर कलकत्ता, ठीक। 6 में हमने कहा एक पॉलिटिकल पार्टी का भी उनका गठन हो गया अल्पसंख्यक के नाम पर, जिसका नाम क्या रखा गया, मुस्लिम लीग। और 1907 में क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल दो धड़ों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बढ़ जाती है। नरम दल यह चाह रहा था कि भारत में जो भी आंदोलन चलाए जाए वह शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाए, वो महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा वाली बात। हालांकि महात्मा गांधी अभी यहाँ तक भारतीय राजनीति में कहीं सक्रिय नहीं थे। इस समय वो कहाँ थे, कभी गेस करिए, वह दक्षिण अफ्रीका में थे। कहाँ पे थे, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका से ही 1904 में उनकी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, ठीक है ना। तो वहां पे शुरू होते हैं और उससे पूछा भी जाता है कि गांधी द्वारा पब्लिश जो प्रकाशित पत्रिका है निम्नलिखित में से, तो वह वहां पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर देखिए 1907 के बाद अगर हम देखते हैं तो अगला जो डेवलपमेंट होता है वह भी बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक के सेंस में होता है कि उसे 1909 के भारत सरकार अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ठीक। 1909
का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या होता है भैया, इसमें पहला ही पॉइंट है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, ठीक, यह होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मतलब क्या हुआ कि धर्म के नाम पर यहाँ जो है आरक्षण देने की बात चलती है पहली बार यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है जिसके लिए कहा जाता है कि भारत में एक पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया, ठीक, पृथक निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल का गठन किया गया। और जिसके द्वारा मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए ही मत प्रदान कर सकते हैं, मुसलमान केवल मुसलमानों के लिए ही मत प्रदान कर सकते हैं, अर्थात धर्म के नाम पर इलेक्शन, ठीक। तो भारतीय राजनीति का भी धार्मिकरण किया गया, ठीक। यह चीज यहाँ पर दिखाई देती है, इसलिए पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत होती है या पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया सांप्रदायिकता के नाम पर। तो यह बात जो है भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत साफ साफ दी गई है, ठीक है ना। और किससे इसका जनक कहा जाता है, तो कह रहा है, नोट लिख करके लिख लीजिएगा, लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो, आप सुनते होंगे प्रयागराज में रहने वाले मिंटो, लॉर्ड मिंटो को जो है भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता, ठीक, कहा जाता है। तो यह जो चीज है यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपका आंसर यहाँ बड़ा स्पष्ट रहेगा कि लॉर्ड मिंटो साहब जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, वायसराय रहे थे, उन्हें भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग और देखते हैं तो अब यहाँ पर क्या है कि बजट के पर चर्चा करने, पूरक प्रश्न पूछने, तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर भारतीयों को प्रदान की गई। और वहाँ की वायसराय की कार्यकारी परिषद में अभी हमने नाम लिया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका भी नाम आता है यहाँ पर कि इनको भैया मौका दिया गया पहली बार, ठीक। यह सारी चीजें थी जो भारत सरकार ने 1909 में थी। तो 1905 से लेकर के 1909 का जो पूरा काल है, अगर हम इसको देखते हैं तो कहीं न कहीं एक ऐसा समय रहा कि जब हम कह सकते हैं कि पूरे भारतीय राजनीति का, पूरे भारतीय सामाजिक व्यवस्था का राजनीतिकरण किया गया, धार्मिकरण किया गया। तो बहुत तरीके से पूरे भारत को विभाजित करने की एक गहरी साजिश जो है इस दौरान रची गई। और इस मामले में अंग्रेज काफी सफल भी रहे कि भारतीय कहीं न कहीं कोई न कोई गुट उनके उन नीतियों का समर्थक बन जाता था। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, समर्थक मिल ही गए। फिर इसके बाद जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिन्ना साहब ने विरोध किया था कि जो है मुस्लिम लीग का गठन नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में जिन्ना साहब खुद मुस्लिम लीग में आप देखिए गए और ज्वाइन करने के बाद उसके प्रमुख नेता के रूप में उभरे। तो यह तमाम चीजें हो रही थी जिसको हम कह सकते हैं कि उस दौरान होनी नहीं चाहिए। तो अब हम लोग अगला एक्ट देखते हैं कि बीच में क्या क्या होता है। तो एक्ट में जाने से पहले कुछ अन्य चीजें यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या चीज होती है यहाँ पर, 1917 का टाइम देखिए, भारत में एक आंदोलन शुरू होता है जिसे इंडिगो मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिगो मूवमेंट, ठीक, जिसे नील क्रांति कहा जाता है। नील क्रांति,
तो इंडिगो वर्कर्स ने स्टार्ट किया था, और कहां पर स्टार्ट किया था? चंपारण में, चंपारण। और क्यों स्टार्ट किया था? तिनकटिया प्रथा के विरोध में। क्या कहा जाता था? तिनकटिया, तिनकटिया प्रथा। ठीक, तिनकटिया प्रथा। इसमें क्या था? यह 3/20 का रेशियो था। 3/20। 3/20 क्या है कि जिसके पास 20 एकड़ खेत है तो 20 एकड़ खेत में से 3 एकड़ खेत पर नील की खेती की जाएगी। उस दौरान आप समझ सकते हैं कि किसी के पास अगर 20 एकड़ खेत रहा होगा तो उसमें अच्छी उत्पादकता के खेत कितने रहे होंगे? 3 ही एकड़ होते रहे होंगे, 2 एकड़ होते रहे होंगे। मतलब किसी भी व्यक्ति के पास जो सबसे अच्छा खेत है उसमें अंग्रेजों ने कंपल्सन लगा दिया कि आपको क्या उगाना पड़ेगा? नील उगाना पड़ेगा। और नील की खेती के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जमीन की जो पूरी उर्वरकता है उसको वह हजम कर जाती थी। 2-4 साल में नील की खेती करने के बाद वह जमीन बंजर जैसे हालत में हो जाती थी, उस पर वहां पे अन्य चीजें नहीं उगाई जा सकती थी। ठीक, तो वहां के लोग बड़े परेशान हुए, राशन की कमी पड़ने लगी वहां पर, खाद्यान्नों की। तो लोग जो है विरोध करने लगे। सरकार वहां पर उनके साथ जो है कोर्सिव मेजर्स का इस्तेमाल की, मतलब जिसको दमनकारी नीतियां कहते हैं, उसके द्वारा वहां पे उनका सामना कर रही है। तो इन लोगों ने फिर आंदोलन चलाया चंपारण में, और चंपारण मूवमेंट के नाम से, जिससे तिनकटिया चंपारण मूवमेंट या इंडिगो मूवमेंट के नाम से यह प्रारंभ होता है। इसके लिए एक रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने बुलाया किसको? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया कि महात्मा जी आप भी आए, क्योंकि आपका बड़ा नाम हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में सुना था। और महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से बाहर आए थे, भारत आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे कब? 9 जनवरी। और 9 जनवरी को आप जानते हैं कि 7 से 9 जनवरी हर साल उनके दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अप्रवासी भारतीय दिवस। अप्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे मनाया जाता है। ठीक, तो हर साल आप देखते हैं कि मनाया जाता है। अभी जनवरी आ रही है, उसमें मनाया जाएगा उसको। तो यह शुरू होता है भैया चंपारण, जिसे तिनकटिया प्रथा कहा जाता है। अब अगला, इसी में अगर हम देखते हैं 1918 में अगर हम देखते हैं तो खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? यह कृषक आंदोलन कहा गया, कृषक आंदोलन। ठीक, यह गुजरात में है और वहां पर इसकी शुरुआत होती है। उसमें भी गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, महात्मा गांधी ने। फिर इसके बाद 1918 में ही आप देखते हैं अगला अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स आंदोलन, मिल वर्कर्स आंदोलन यह शुरू होता है। और मिल वर्कर्स की अपनी डिमांड थी कि हमारा जो वेतन है बढ़ाया जाए, और जो घंटे प्रतिदिन कार्य करने का समय सीमा है उसको भी जो है थोड़ा सा नियंत्रित किया जाए। ये तमाम मांगे थी 1918 में। तो महात्मा गांधी इसके बाद अहमदाबाद में जाते हैं, वह भी आंदोलन काफी सफल हुआ। तो एक तरफ भारत को एक ऐसा नेता मिल रहा था जिसके आने पर यह कह सकते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता भी स्थापित हुई, और कहीं न कहीं भारत की जो राजनीति है वह एक ऐसे लाइन पर बढ़ने लगी कि जब लोगों में राष्ट्रवाद फिर से पनपने लगा, और गांधी की पूजा जगह जगह एक देवता के रूप में होने लगी। कभी आप कहानी पढ़िएगा उसकी, तो आसाम के चाय बागानों के मजदूर गांधी की मूर्ति लगा करके पूजा करते थे। उन्हें लगता था कि गांधी ही हमें क्या देंगे? आजादी देंगे। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पर आपने देखी। अब इसके बाद कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे आप देखें कि 1919 में ही अगर हम बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला मामला
और लेकिन इससे पहले अगर हम देखें 1917 में ही रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट, जिसमें कहा गया कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। ठीक, अगर भारतीय कहीं भी 4-5 की संख्या में इकट्ठा है किसी चौक चौराहे पे, दुकान पे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस तरीके का जो एक एक्ट लाया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था, इंग्लैंड उसमें इन्वॉल्व था, उस घटना से जुड़ा हुआ है। तो भारतीयों के ऊपर एक ऐसा कानून लाया गया कि जिसे काले कानून के रूप में जाना जाता है, ब्लैक लॉ कहा जाता है। और इस कानून के माध्यम से क्या करने का प्रयास किया गया कि भारतीयों को जहां तक हो सके इनकी स्वतंत्रता को, इनके अधिकारों को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। तो अगर 4-5 लोग कहीं पे भी किसी चौक चौराहे पर पाए गए तो तुरंत उनको कुचल देने का यहाँ पर प्रयास किया गया। तो यह है रॉलेट एक्ट। इस रूप में काफी फेमस है कि इसे नाम जो दिया गया, नो वकील, नो अपील, नो अपील, नो वकील, नो दलील, इसे कहा जाता है। तो यह भी एक आया जिसकी वजह से भारतीयों में एक गुस्सा ब्रिटिश प्रशासन के प्रति बढ़ने लगा। और 1919 हमने कहा जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल को होता है, तारीख भी याद रखेगा, 13 अप्रैल, जब बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे हमारे पंजाब के लोग, और वहां पर अंग्रेज जो सेना का संचालन कर रहा था जनरल डायर, उसको भनक लगी कि यहाँ पे भारतीय इकट्ठा है और वो हमारे खिलाफ कुछ आंदोलन करना चाह रहे हैं, हालांकि वो बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। तो उस समय एक कानून था जिसे आजकल हम कहते हैं कि धारा 144 लागू है, अर्थात कि एक ऐसी कानून व्यवस्था लागू है जिसमें यही रॉलेट एक्ट लागू था। क्या लागू था? रॉलेट एक्ट, कि जहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं हो सकती थी। लेकिन वो अपने त्यौहार मना रहे थे और खुलेआम एक तरफ से गोलियां शासन के द्वारा चलाई गई, पुलिस के द्वारा, जिसमें सैकड़ों इनोसेंट लोग, निर्दोष लोग जो है मारे गए। तो यह घटना ऐसी थी जिससे भारतीय जनमानस का जो एक पूरा मूड है उसको उसने क्या किया, तोड़ करके रख दिया, हिला करके रख दिया। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगली घटना क्या होती है, वो टर्की से शुरू होती है, जिसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। टर्की का जो खलीफा था उसको ब्रिटिश क्राउन ने पद से हटा दिया था और उसके स्थान पर सुल्तान कमाल अब्दुल पाशा, जिसका नाम था अतातुर्क, उसको जो है पद पे बैठा दिया गया था। और उसके वजह से जगह जगह उसका विरोध होने लगा, भारत में भी उसका विरोध हुआ। और महात्मा गांधी पहले गैर मुस्लिम नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वहीं से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।